हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन इनकम टैक्स क्लास। आज की क्लास में हम रेजिडेंशियल स्टेटस में अगला स्टेप देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन कर रहे थे, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इनकम। एक पर्सन इंडिया में टैक्स देता है कि नहीं, उसे इंडिया में टैक्स के लिए लायबल बनाया जाएगा कि नहीं, ये बात डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। पहला तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और दूसरा उसकी इनकम कौन सी है। इनकम दो प्रकार की होती है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंडियन इनकम किसे कहते हैं, फॉरेन इनकम किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होने पे कौन सी इनकम पे हमें टैक्स देना है। वैसे तो मोटा मोटी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर हम रेजिडेंट हैं तो हम सारी इनकम पे टैक्स देंगे, क्योंकि सरकार हमारी ऐसी कहती है, रेजिडेंट हो यानी मेरे अपनी हो, मेरे अपने हो तो चलो एक काम करो, पूरी दुनिया में जितना कमाए हो सब पे टैक्स यहीं दे दो, चाहे इंडियन इनकम हो फॉरेन इनकम हो। अगर हम नॉन रेजिडेंट होते हैं तो हमारी सरकार कहती है तुम मेरे अपने नहीं हो। लेकिन क्या मेरे से इनकम कमा रहे हो, इंडियन इनकम है तुम्हारे पास, आप कहते हो हाँ, तो कहते हैं चलो इंडियन इनकम पे टैक्स दो। तो एक नॉन रेजिडेंट सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देता है, जबकि एक रेजिडेंट इंडियन इनकम फॉरेन इनकम सभी पे इंडिया में टैक्स देता है। तो इनकम भी पहले समझ लें कि इंडियन इनकम किसे कहेंगे और फॉरेन इनकम किसे कहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन इनकम। इंडियन इनकम, और ये डेफिनेशन बहुत ही मजेदार है। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया तो लगेगा बहुत सिंपल सी बात है भाई इंडियन इनकम, लेकिन ये क्लास भी कंपैरेटिवली लंबी होगी। ठीक है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम सिर्फ यही बताएंगे इस क्लास में, और आप देखिएगा कितना समय लगता है। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, छोटी सी चीज नहीं है, आसान नहीं है, बहुत अच्छे से पूरी बात समझनी है, तो पूरे क्लास को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, इंडियन इनकम क्या है। इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, ब्रैकेट में जो बात लिखी है ना अभी हम पढ़ेंगे ही नहीं, पहले बिना ब्रैकेट के बाहर जितनी बात लिखी है ब्रैकेट के उतना समझ लें, तो फिर ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे। इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बड़ी सुंदर बात कह रहा है, कह रहा है अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो गई है तो वो इंडियन इनकम है। अच्छा, और या फिर एक्रूज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या फिर इंडिया में एक्रू हो गई है तो वो इंडियन इनकम है। क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि इंडिया में अगर इनकम रिसीव हो गई तो इंडियन इनकम है। दूसरा कह रहा है या फिर इंडिया में वो इनकम एक्रू हो गई तो भी वो इंडियन इनकम है। तो रिसीव और एक्रू तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको समझते हैं। रिसीव्ड क्या होता है, एक्रूज क्या होता है, आइए समझिए। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, पैसा रिसीव होने के दो तरीके हैं, या तो पैसा आपको कैश में मिलेगा या तो पैसा बैंक में मिलेगा। ठीक है, कैश का मतलब जहां भी आपको मिल रहा है। ठीक है, रिसीव का प्लेस क्या होगा, रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब जहां पे कैश आपको मिल रहा है, अगर कैश इज रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें रिसीव को समझने में बहुत टेंशन नहीं है कि भाई कैश कहां मिल रहा है, ये तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, आपको दुबई में कैश मिला, इंडिया में कैश मिला। ठीक है, बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो वेयर द बैंक अकाउंट इज ओपनड, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई खाता दुबई में खोला है और पैसा उस खाते में जा रहा है तो पता है क्या कहलाएगा, पैसा इज रिसीव्ड इन दुबई। अगर मैंने हिंदुस्तान में, इंडिया में कोई खाता, बैंक का खाता खोला है और उस खाते में पैसा आ रहा है तो मनी इज रिसीव्ड इन इंडिया कहलाएगा। कौन ट्रांसफर कर रहा है, कहां से ट्रांसफर कर रहा है, इस बात से मतलब नहीं, मेरा बैंक का खाता कहां है, मेरा बैंक का खाता जहां पे खुला है उस खाते में जो पैसा आएगा कहलाएगा उस कंट्री में रिसीव हुआ है। अगर मेरा बैंक का खाता इंडिया में खुला है तो पैसा उस खाते में जो भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हम कहेंगे पैसा रिसीव्ड इन इंडिया। अगर मेरा खाता दुबई में खुला है तो मैं जो भी पैसा उस खाते में आएगा कहलाएगा द पैसा इज रिसीव्ड इन दुबई। ये बात समझ में आ गई। और कैश में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, जहां आपने पकड़ा नगदी, ठीक है, जहां पे आपको रिसीव हुआ, वेयर रिसीव्ड इज द प्लेस ऑफ रिसीविंग। ठीक है, वेयर एवर इट इज रिसीव्ड।
ठीक है, तो अगर ये इंडिया में हुआ है तो वो इनकम इंडियन इनकम है, इसका मतलब क्या है? सलमान खान एक स्टेज शो करने के लिए दुबई जाते हैं। सलमान खान एक स्टेज शो करने के लिए दुबई जाते हैं और उनको वहां पे बैंक में पेमेंट मिलती है। पता है कौन से बैंक में पेमेंट मिलती है? द बैंक अकाउंट विच वॉज ओपन इन दुबई ओनली। वेयर इज द मनी रिसीव्ड? दुबई। सलमान खान एक स्टेज शो करने के लिए दुबई जाते हैं, उनको पैसा मिलता है जो खाता उन्होंने इंडिया में खोला था, उस वाले खाते में पैसा क्रेडिट होता है। द मनी इज रिसीव्ड इन इंडिया। सलमान खान दुबई जाते हैं और दुबई में उनको नगद पकड़ा दिया जाता है, ये लीजिए पैसा, द मनी इज रिसीव्ड इन दुबई। सलमान खान दुबई जाते हैं, स्टेज शो करते हैं, जब वापस इंडिया आते हैं तो इंडिया में उनको नगद पकड़ा दिया जाता है, द मनी इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो जब जब मनी रिसीव्ड इन इंडिया था वो इंडियन इनकम थी, ठीक है। लेकिन इंडियन इनकम होने के लिए सिर्फ रिसीव होना ही जरूरी नहीं है, कुछ भी हो जाए, रिसीव या एक्रू में से कुछ भी हो जाए वो इंडियन इनकम है। तो रिसीव वाली बात को हमने समझ लिया। अब समझते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात उससे, एक्रू। एक्रू को वर्ड एराइज भी बोलते हैं। अगर कहीं ये वर्ड यूज कर लिया एराइज इन इंडिया या एक्रू इन इंडिया तो दोनों एक ही बात है। एक्रू कह लीजिए या एराइज कह लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग। अब ये एक्रू एराइज क्या होता है? एक्रू एराइज की डेफिनेशन अलग अलग है। फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अगर आप गुड्स रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो या फिर आप सर्विस देने वाले हो, दो में से एक चीज होगा, या तो आप सर्विसेज देते हो या तो गुड्स देते हो, ठीक है। तो गुड्स रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, माल आप बेच रहे हो, ठीक है, तो बिजनेस की इनकम एक्रू कहां होती है? जहां पे डील होता है, प्लेस ऑफ डील, वहीं पे इनकम एक्रू होती है। अगर आप माल बेचते हो, मोबाइल बेचते हो, बैग बेचते हो, टीवी बेचते हो, लैपटॉप बेचते हो, कुछ भी, तो जहां पे डील होती है उसको प्लेस ऑफ एक्रूवल कहा जाता है, ठीक है। एक्रू कहां पे हुआ है? जहां पे डील आपने की। देखिए धंधे में ना डील ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कहां पे आपने डील कर ली, कहां पे 1 लाख लैपटॉप बेचने का डील कर लिया, बस वहीं इनकम एक्रू हो गई आपकी। अब वो माल कहां पे रखा था, स्टॉक कहां पे डिलीवरी करना, ये सब इममटेरियल सी बातें हैं। व्हाट इज मेन इंपॉर्टेंट इन बिजनेस? कहां आपने सौदा डन कर लिया, ठीक है, तो उसी को एक्रूवल कहा जाता है। लेकिन सर्विसेज के केस में जहां पे आप परफॉर्म करते हो, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत ध्यान से समझिएगा ये सारी बात, नहीं तो पंगा हो जाएगा। जहां पे आप परफॉर्म करते हो वो प्लेस ऑफ एक्रूवल है, वो एक्रू कहलाएगा। सलमान खान को इंडिया में एक डील साइन करता है कि उसे दुबई में स्टेज शो करना है। ध्यान से सुनिए, सलमान खान ने इंडिया में एक डील साइन की कि उसे स्टेज शो करना है, डांस करना है दुबई में। जल्दी बताइए एक्रू कहां हो रहा है? तो आप देखेंगे क्या ये गुड्स है कि सर्विस है? सलमान खान कोई माल बेच रहा है या सर्विसेज दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है, परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। सर्विसेज वो चीज होती है जहां पे परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होता है, आप ये समझिए। गुड्स वो होता है जहां पे परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड नहीं है, परफॉर्मेंस नॉट रिक्वायर्ड वाला केस है ये, ठीक है। सलमान खान का कहां पे आ जाएगा? सर्विसेज वाले केस में आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने डील कहां की उससे मतलब नहीं है, जहां पे वो परफॉर्म करेगा, दुबई में परफॉर्म किया उसने, तो एक्रू दुबई कहलाएगा, ठीक है। इंडिया में एक डीलिंग हो गई 100 लैपटॉप बेचने की एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में एक डीलिंग हो गई 100 लैपटॉप की, और वो लैपटॉप किसी एक्स कंट्री से किसी वाई कंट्री में भेजना है। ना एक्स कंट्री से मतलब है ना वाई कंट्री से मतलब है। यहां पे डील कहां पे हो गया है? इंडिया में हो गया है, इसलिए एक्रू कहां हो रहा है? इंडिया में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए एक्रू के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल। जैसे सलमान खान का मैंने सर्विसेज के लिए एग्जाम्पल लिया। पहले ये वाली सिचुएशन को और क्लियर कर दें, एक बार फिर से बोलते हैं।
सलमान खान एग्जाम्पल मेरा लीजिए, सलमान खान डील साइन करता है स्टेज शो का इंडिया में, ठीक है। जाके स्टेज शो परफॉर्म कहाँ करता है, स्टेज शो परफॉर्म करता है दुबई में, ठीक है। और उसको दुबई बैंक अकाउंट में मनी क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अब जल्दी बताइए ये इनकम कौन सी है, फॉरेन इनकम है कि इंडियन इनकम है? तो दो चीज देखनी होती है, चाहे तो एक्रू इंडिया में हो गया हो या तो रिसीव इंडिया में हो गया हो। एक्रू कहाँ हो रहा है, डील साइन हुई इंडिया में लेकिन स्टे शो किया दुबई में, सलमान खान परफॉर्मेंस कर रहा है, सर्विस वाला केस है, गुड्स वाला केस नहीं है। तो जहां पे परफॉर्म हो रहा है, परफॉर्म कहाँ हो रहा है, दुबई में हो रहा है, तो इसलिए ये एक्रू हो रहा है दुबई में। जल्दी बताइए, दुबई के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, यानी रिसीव भी कहाँ हुआ है, दुबई में। अरे कुछ भी इंडिया में नहीं हुआ भाई साहब, कुछ भी इंडिया में नहीं हुआ, तो ये कौन सी इनकम हो गई, फॉरेन इनकम। अब ये सलमान खान को इस पे टैक्स देना है कि नहीं इंडिया में, अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको जानना होगा सलमान खान का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर वो रेजिडेंट निकला तब तो देगा टैक्स, और नॉन रेजिडेंट निकला सलमान खान तो फिर नहीं देगा टैक्स, क्योंकि रेजिडेंट ही फॉरेन इनकम पे टैक्स देता है, वो रेजिडेंट ही फॉरेन इनकम पे देगा, क्योंकि रेजिडेंट को दोनों इनकम पे टैक्स देनी है, और नॉन रेजिडेंट को तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे देनी होती है। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदलें बच्चों, थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को बदलते हैं। स्टेज शो भी इंडिया में हुआ था, अब बताओ। तो बेटा परफॉर्म इंडिया में किया है, एक्रू इंडिया में हो गया, अब ये बन गई इंडियन इनकम। हुआ कि नहीं? चलिए मैं इसको हटा देता हूं और चेंज कहीं और करता हूं बच्चों। ये देखो, मान लीजिए ये दुबई बैंक अकाउंट की जगह इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ था, इंडियन बैंक अकाउंट में मनी क्रेडिट हुआ था, तो एक्रू तो दुबई में हुआ है लेकिन रिसीव इंडिया में कहलाएगा हुआ है, और इसलिए ये बन जाएगी इंडियन इनकम, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? विराट कोहली एक डील साइन करते हैं टू प्ले मैच इन, कहाँ मैच खिलवाया जाए इनको, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डील साइन करते हैं इन इंडिया टू प्ले मैच इन ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली ने डील साइन की इंडिया में टू प्ले मैच इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जल्दी बताइए एक्रू कहाँ हो रहा है, एक्रू इन इंडिया में साइन किए डील, मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बेटा ये सर्विस है, माल बेचने नहीं जा रहा है विराट कोहली, बैट बेचने नहीं जा रहा है, बैट घुमा घुमा मारेगा विराट कोहली, ठीक है। तो डील इंडिया में साइन हुआ है, मैच ऑस्ट्रेलिया में प्ले होगा, परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, तो इसलिए ये एक्रू इन ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में उसको नगद में पैसा पकड़ा दिया, होता नहीं है ऐसा, हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होता है, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेनी पड़ेगी ना आपको हर केस को समझाने के लिए, उसको नगद ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा दिया गया, तो ये रिसीव इन ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये कौन सी इनकम हो गई फिर, फॉरेन इनकम, ठीक है। एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, आपको कैसा नाम नहीं ले रहे हो बेटा, मैं अंग्रेजी मूवी देखता नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को समझ में भी कम आती है। एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो डील साइन करती है
डील साइन करती है इन यूएसए टू परफॉर्म इन इंडिया पेमेंट रिसीव्ड इन कैश इन इंडिया। एक्रू कहाँ हो रहा है? परफॉर्म इंडिया में हुआ है, ठीक है, परफॉर्मेंस करेगी वो इंडिया में, तो ये एक्रू इंडिया में हो रहा है। पैसा कैश में इंडिया में मिल गया तो रिसीव भी इंडिया में हुआ, दोनों ही इंडिया में हो रहा है, इसलिए ये इंडियन इनकम है। लेकिन ये मान लीजिए रिसीव्ड इन कैश इन यूएसए होता, अब ये हो जाता रिसीव्ड इन यूएसए, लेकिन अभी भी इनकम कौन सी है बेटा? इनकम तो इंडियन इनकम ही है, कि क्योंकि कुछ भी इंडिया में हो जाए, चाहे तो रिसीव हो जाए चाहे तो एक्रू हो जाए। अब मैं आपको यहाँ वाला एग्जाम्पल बताता हूँ एक और, क्योंकि प्लेस ऑफ डील से रिलेटेड बार बार मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। आइए समझिए एक एग्जाम्पल। मैं गया था, कहाँ जाऊँ घूमने, कहीं जाता हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड गया घूमने, ठीक है, और मैं एक टूरिस्ट प्लेस पे बैठा हुआ था और बैठ के अपना मोबाइल देख रहा था। हाँ, हर कोई यही करता है, ठीक है। क्या कर रहे थे? अब मोबाइल देख रहे थे। चाहे कहीं भी हो, इंसान अपना आज की तारीख में बस मोबाइल ही देखता है। अब देख क्या रहे थे? जितनी सेल्फी लिए ना, वो सेल्फी सही आई है कि नहीं वो देख रहे थे। अरे बेटा, घूमने गए हो, इतना पैसा लगा के गए हो, पहले देखो स्विट्जरलैंड कैसा है, ठीक है, वहाँ की वादियाँ देखो, वहाँ के हसीन नज़ारे देखो। नहीं, सेल्फी लिए, पहले सेल्फी देख ले सही है कि नहीं है। स्विट्जरलैंड सही से हमको दिखे ना दिखे, मेरी फोटो जब इंडिया पहुंचेगी तो सही दिखनी चाहिए, सोशल मीडिया पे सही आना चाहिए स्विट्जरलैंड। हमने ठीक से देखा कि नहीं, जरूरी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो भाई हम देख रहे थे अपना फोटो, लेकिन मैंने नोटिस किया कि एक आदमी बड़ा देर से मुझे घूर घूर के देख रहा है वहीं पे। अब कोई गोरी मेम, सुंदर सी मेम हमें देख रही होती तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन वो आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसके पास गया, मैं 4 कदम की दूरी पे ही था मेरे से। हमने पूछा, भाई साहब आप क्यों मुझे लगातार घूर के देख रहे हैं? कहा, नहीं भाई साहब, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं एक्चुअली आपका मोबाइल देख रहा हूँ, और सच बताऊँ तो मुझे आपका मोबाइल बहुत पसंद आया है। तुम क्या छीन के भागोगे? कह रहे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली मोबाइल का डीलर हूँ, ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ और वहाँ मोबाइल में डील करता हूँ। तो मैं इंडिया से गया था स्विट्जरलैंड घूमने, वो भी स्विट्जरलैंड से ही, वो भी ऑस्ट्रेलिया से स्विट्जरलैंड घूमने आया था, ठीक है। मैं अपना मोबाइल देख रहा था क्योंकि मुझे सेल्फी की शौक है, और वो बंदा मोबाइल देख रहा था क्योंकि वो मोबाइल में डील कर रहा था, स्विट्जरलैंड का कोई आनंद नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये मोबाइल आपको बहुत पसंद है? मैंने बताया कि ये मोबाइल का मैन्युफैक्चर मैं ही हूँ। हाँ, मेरा ही मोबाइल था, मेरी ही कंपनी का था वो। बड़ा खुश होता है, कहता है भाई साहब ये आप ही मैन्युफैक्चर करते हैं? हमने कहा हाँ भाई, देखिए ये मेरा ब्रांड है। मैंने उसको अपनी वेबसाइट वगैरह भी तुरंत दिखाई, ठीक है, अच्छा खासा टाइम पास किया उसके साथ, ठीक है। उसने कहा भाई साहब मुझे ये मोबाइल चाहिए 10,000 पीस, 10,000 पीस फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मैंने रेट वेट उसको बताया, डील डन, हाथ मिला लिए दोनों लोग। राइट। अब मैं इंडिया आता हूं, इंडिया से माल की डिलीवरी करता हूं, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। वो मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा दे देता है। पता ये पैसा रिसीव कहां हुआ है? इंडिया में। एक्रू कहां हुआ है? स्विट्जरलैंड में। डील तो स्विट्जरलैंड में ही हो गई थी, माल कहां से कहां गया इससे मतलब नहीं है बेटा। धंधे में हाथ जहां मिला लिया तुमने, ठीक है, जहां पे गुड्स वगैरह की डिलीवरी है, तो दैट इज अ सेकेंडरी कंपोनेंट। जहां डील हो गई आपकी, समझिए वहीं धंधा बन गया, तो वहीं पे इनकम एक्रू हो गई, तो वो स्विट्जरलैंड में हो गया था, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए वो क्या करता, कहता कि मैं आपको इमीडिएट ट्रांसफर भी कर देना चाहता हूं। मैंने कहा कि मेरा स्विट्जरलैंड का ही बैंक अकाउंट है, मार दो इसी में ट्रांसफर, तो पैसा एक्रू भी स्विट्जरलैंड में हो जाता, रिसीव भी स्विट्जरलैंड में हो जाता, ये फॉरेन इनकम हो जाती मेरी। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्रू रिसीव समझ लिया, अब इसके बाद क्या कहता है? और रिसीव्ड एंड एक्रूज बोथ इन इंडिया। एक बात बताइए, सिर्फ एक्रू हो जाने से इंडियन इनकम हो गई, या फिर सिर्फ रिसीव हो जाने से इंडियन इनकम हो गई? तो दोनों हो जाने से इंडियन इनकम होगी कि नहीं?
अगर एक्रू भी इंडिया में हो गया, रिसीव भी इंडिया में, अरे कुछ भी हो जाने से इंडियन इनकम होती है। लेकिन पता है इनकम टैक्स को ये भी लिखना पड़ेगा कि दोनों हो गई तो भी इंडियन इनकम है। अरे आपको मालूम नहीं है लोग कानून के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं। किसी का दोनों इंडिया में हो रहा होगा ना तो पता है वो कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, कहेगा इनकम टैक्स एक्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, या तो सिर्फ एक्रू हुआ है या तो सिर्फ रिसीव हुआ है, ये कहां लिखा है कि दोनों हुआ है। मेरा तो दोनों हो रहा था इसलिए ये इंडियन इनकम नहीं है। अरे हैं ऐसे ऐसे लोग, देखिए कानून में ना शब्दों पे खेला जाता है, आप जानते नहीं हो कहां कहां टैक्स प्लानिंग हो जाती है। इसलिए इनकम टैक्स ना कोई भी छोड़ खाली नहीं छोड़ता है, जरा सा भी ऐसी जगह नहीं देता है कि आप खट से वहीं से निकल के बाहर हो गए। हाँ, टैक्स का जो नेट है ना वो गजब का जाल बुन के डालता है इनकम टैक्स, ये कहीं से भी कोई निकल ना पाए। उसने जरा सा छेदा छोड़ा कि आप बाहर हो लोगे तुरंत। तो इसलिए वो बोल रहा है कि इंडिया में इनकम एक्रू हुई तो इंडियन इनकम, रिसीव हुई तो इंडियन इनकम, दोनों हो गई। ऑब्वियसली कोई एक होता है तो भी इंडियन इनकम है, तो मतलब तो नहीं था, लॉजिकली ग्रामेटिकली कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए इसलिए उसने बता दिया कि अगर वो दोनों हो गया तो भी इंडियन इनकम। अब आइए ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है डीम टू बी रिसीव्ड, रिसीव्ड या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब ये क्या मतलब है? इंडिया में अगर मुझे पैसा मिला तो रिसीव्ड इन इंडिया है, लेकिन डीम टू बी रिसीव्ड कब है? देखिए सलमान खान ना दुबई में शो करने गए थे, ठीक है, तो दुबई में उनको नगद पकड़ाया जा रहा था, ये लो 1 करोड़ रुपया। सलमान खान ने कहा कि मुझे पैसे मत दो ये 1 करोड़ रुपए, मैंने कैटरीना कैफ से ना उधार लिए 1 करोड़ रुपए के। एक काम करो, इंडिया में इस समय कैटरीना कैफ है, उसको वहीं पे दिलवा दो 1 करोड़ रुपए। तो कैटरीना कैफ को इंडिया में 1 करोड़ रुपए दिलवा दिए गए, तो 1 करोड़ रुपीज टू कैटरीना कैफ इन इंडिया। एक बात बताइए, कैटरीना कैफ जब रिसीव करेंगी तो क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा ना कि सलमान खान को ही पेमेंट हो रही है इंडिया में। जब कैटरीना कैफ को 1 करोड़ की पेमेंट दी जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि वो पेमेंट, भाई वो पेमेंट सलमान खान को ही दी जा रही है, उसके कहने पे ही वहां पे दी जा रही है, ठीक है। तो जब 1 करोड़ रुपए की पेमेंट कैटरीना कैफ को इंडिया में दी जाएगी ना तो ये माना जाएगा कि सलमान खान को इंडिया में 1 करोड़ की पेमेंट हो रही है। इसे कहा जाता है डीम टू बी रिसीव्ड। एक्चुअली में तो उसने रिसीव ही नहीं किया, बट उसी ने कहा था कैटरीना कैफ को देने को, तो दिस इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। मान लीजिए सलमान खान इंडिया में कोई शो कर रहे हैं, उनको पैसा यहाँ मिलना था, उन्होंने कहा एक काम करो मुझे यहाँ पैसा मत दो, एक काम करो इस समय कैटरीना कैफ दुबई घूमने गई हैं, उनको वहीं पे 1 करोड़ रुपए दे दो, उनको चाहिए भी 1 करोड़ रुपए, वहीं पे उनको दे दो। तो अब ये पैसा सलमान खान को रिसीव्ड इन दुबई कहलाएगा, जबकि वो इंडिया में है तो भी रिसीव्ड इन दुबई कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दुबई में पैसा दिया गया है और सलमान खान को ही दिया गया, ऐसा माना जाएगा। तो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड डीम टू बी रिसीव्ड। अब सिचुएशन आ रही है कि ये अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज क्या मतलब है। जैसे एक्रू को ही अराइज भी बोलते हैं, तो डीम टू एक्रू क्या है? एक्रू अराइज कह लो या डीम टू एक्रू अराइज। तो डीम टू एक्रू अराइज क्या होता है ये समझना होगा। मतलब एक्रू इंडिया में हो रहा है ये मान लिया जाएगा, जबकि एक्चुअली में हो नहीं रहा है, क्योंकि एक्रू इंडिया में होने का मतलब बिजनेस का गुड्स वाला केस है तो डील हो जाए इंडिया में, या परफॉर्मेंस का केस है तो परफॉर्मेंस इंडिया में हो जाए, तभी ना एक्रू होता है। लेकिन इस केसेस में ऐसा हो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मान लिया जाएगा इंडिया में एक्रू हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन होती है टोटल 4, सिर्फ 4 ही सिचुएशन, और आपको ये वो याद कर लेना होगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन को एक्रू मान लिया जाएगा, 4 सिचुएशन को डिफाइन किया गया है कि यही एक्रूड इन इंडिया है, डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया है, ठीक है। अब उससे पहले मैं आपको ना एक दर्द बताता हूं, ये क्यों बनाना पड़ा, ये लॉ बनाने के पीछे कारण क्या था, क्यों डीम टू बी एक्रूड क्रिएट करना पड़ा। देखिए आपको दर्द होगा ना तो आप समझ जाओगे कि अरे राम रे राम, तो बहुत बुरा हो रहा है भाई, ऐसा कैसे। देखो इंडियन एम्बेसी समझते हो, ये वो आईएएस ऑफिसर हैं जो हमारे देश को दूसरे देशों में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश से 1-2 आईएएस ऑफिसर पाकिस्तान में भी हैं, श्रीलंका में हैं, बांग्लादेश में, अमेरिका में, दुनिया के हर देश में हमारे देश से एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे, ठीक है, उसी को कहते हैं हम इंडियन एम्बेसीज। हमारे यहाँ भी फॉरेन एम्बेसीज आते हैं, रहते हैं। क्या आपको पता है दिल्ली में एक एरिया ही है एम्बेसी एरिया, जहां पे हर देश के रिप्रेजेंटेटिव आके रहते हैं। तो जो इंडियन एम्बेसी होता है वो तो ऑब्वियसली बाहर रह रहा है, ठीक है। तो एक बात बताइए, वो इंडियन एम्बेसी रेजिडेंट कहलाता होगा इंडिया में कि नॉन रेजिडेंट?
अरे इंडियन एम्बेसी है, हमेशा विदेश में रहता है, जहां पे भी उसकी पोस्टिंग की गई है, जहां पे भी वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वहां रहता है, इंडिया में थोड़ी ना 182 दिन रह रहा होगा, तो ये हमेशा नॉन रेजिडेंट होता है। ठीक है, ये इंडियन एम्बेसी नौकरी कर रहा है, माल वाल नहीं बेच रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, जॉब कर रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, तो ये जहां पे परफॉर्म कर रहा है इनकम वहीं पे एक्रू होती है। तो मान लीजिए एक इंडियन एम्बेसी है इन दुबई, तो नंबर 1 तो वो नॉन रेजिडेंट है, दूसरा उसकी इनकम एक्रू कहाँ हो रही है, एक्रू इन दुबई हो रही है, ठीक है, उसको सैलरी मिलती कहाँ होगी, उसको सैलरी कहाँ मिलती होगी, दुबई के ही खाते में, कौन देता होगा, देती तो भारत सरकार है, लेकिन कहाँ मिलता होगा, रिसीव भी दुबई में ही होता होगा। अरे बेटा वो दुबई में ही है, हर समय रहता है, तो दुबई में ना उसको तनख्वाह पर सरकार देती होगी, वो रिसीव भी दुबई में हो रहा है, एक्रू इन दुबई, रिसीव इन दुबई, तो इसका मतलब ये इनकम उसकी फॉरेन इनकम हो जाती होगी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेटा वो इंडियन एम्बेसी जो है वो विदेश में रहता है, ठीक है, मान लो इंडियन एम्बेसी इन दुबई है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इंडिया में वो रहता नहीं है, तो इसलिए वो नॉन रेजिडेंट हो गया। दूसरी बात, उसको तनख्वाह कहाँ मिलती है, दुबई में मिलती है, वो परफॉर्म कहाँ कर रहा है, अपनी नौकरी कर कहाँ रहा है, दुबई में, ठीक है, वो परफॉर्मेंस जो भी काम कर रहा है वो दुबई में कर रहा है, परफॉर्मेंस इज इन दुबई, ठीक है, रिसीव हो रहा है पैसा दुबई में, तो इनकम फॉरेन है। क्या एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स देगा? नॉन रेजिडेंट है फॉरेन इनकम पे, नो टैक्स इन इंडिया हो गया। इसको तनख्वाह कौन दे रहा था? भारत सरकार दे रही थी। भारत सरकार कही कि ये क्या, हम जो पैसा दे रहे हैं उसी पे हमको टैक्स नहीं मिल रहा है, हम तो दुनिया जहान के लोग पैसा कहां से कहां कमा लेते हैं और हम टैक्स उसमें से नोच लेते हैं, ठीक है, और ये पैसा जो हम दे रहे हैं इसी का टैक्स हम नहीं ले पा रहे हैं। नहीं बाबा नहीं, ये तो हमको नहीं चलेगा है। तो ये बात पची नहीं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम कानून बनाते हैं कुछ अलग सा, और वो कानून क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि इंडियन एम्बेसी की इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है, तो इंडियन एम्बेसी की इनकम, तो डीम टू बी एक्रू में पहला पॉइंट है, डीम टू बी एक्रू में पहला है इनकम ऑफ इंडियन एम्बेसी, सैलरी ऑफ इंडियन एम्बेसी कह लीजिए, सैलरी ऑफ इंडियन एम्बेसी हमेशा इंडिया में एक्रू हो रही है। गवर्नमेंट ने इसके पीछे लॉजिक भी समझाया कि ठीक है भले वो दुबई में काम कर रहा है, लेकिन भारत सरकार के लिए काम कर रहा है, वो भारत के लिए काम कर रहा है, हम लोग इसको मानेंगे कि वो भारत के लिए काम कर रहा है, और इसलिए वो डीम टू एक्रू इन इंडिया है। चलिए ठीक है भाई, कानून में जो चीज लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है, तो आपको समझ में आई कि ये क्यों ऐसा किया गया। दूसरा, बिल्कुल उसी तरीके से रॉ वाले जो काम करते हैं, रॉ जानते हैं आप, अब ये इंडियन एम्बेसीज तो खुल के रहते हैं वहाँ, रॉ वाले क्या होते हैं, ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, ये छुप के रहते हैं वहाँ पे, भेस बदल के रहते हैं, ठीक है, तनख्वाह कौन देता है इनको? अगेन इंडियन गवर्नमेंट देती है, ठीक है, वो नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है, विदेश में पैसा दे रही है, ठीक है, अब ये अब आप समझने की कोशिश कीजिए, तो उसकी तो ये फॉरेन इनकम हो गई, नॉन रेजिडेंट, टैक्स तो इंडिया में लगेगा नहीं, तो टैक्स लेने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, इसे भी डीम टू एक्रू इन इंडिया मानती है, सैलरी ऑफ रॉ एम्प्लॉय, ठीक है। तीसरा, सिक्योरिटीज इशूड इन इंडिया, अगर एक इंडिया में सिक्योरिटी इशू हुई है तो आप उसको विदेश में बेच दें, ठीक है, विदेश में उसका डिविडेंड आ जाए, कुछ भी, अगर सिक्योरिटी इंडिया की है तो उसकी इनकम इंडिया में ही अक्रूड मानी जाएगी। जैसे एक इंडिया की कंपनी का शेयर है, हम जाके उसको दुबई में बेचते हैं, ठीक है, तो क्या इनकम वहां एक्रू मानी जाएगी? नहीं, वो डीम टू एक्रू इन इंडिया ही मानी जाएगी। अब पैसा तो जहां रिसीव हो रहा है वहीं रिसीव माना जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन एक्रू इंडिया में माना जाएगा। तो इंडियन सिक्योरिटी से कोई भी आप इनकम कमाओगे तो वो एक्रू इन इंडिया माना जाएगा। तो क्या क्या था, ध्यान से सुनते जाएं। पहला था जो इंडियन एम्बेसी है उनकी सैलरी, दूसरा रॉ में जो काम करते हैं उनकी तनख्वाह, तीसरा इंडियन सिक्योरिटीज से आप कोई भी इनकम कमा लिए, ठीक है, सिक्योरिटीज इशूड इन इंडिया से आप क्या क्या इनकम कमा सकते हो, आप उसे बेच के प्रॉफिट ऑन सेल कमा सकते हो, या फिर आप उससे
इंटरेस्ट वगैरह कमा सकते हो, इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब कुछ उस सिक्योरिटी पे आ रहा है, तो वो हमेशा इंडियन इनकम मानी जाए, एक्रू इन इंडिया माना जाएगा। चौथा क्या है, RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, अगर रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम रेजिडेंट है तो एक्रू इन इंडिया माना जाएगा। एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट को, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को अगर एक रेजिडेंट से गिफ्ट मिल जाएगा तो वो हमेशा एक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। ध्यान रहेगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को अगर कोई गिफ्ट मिल जाता है एक रेजिडेंट से, तो चाहे वो कहीं भी मिल जाए, ठीक है, उसको हम एक्रूड इन इंडिया मानेंगे, यानी इस पर टैक्स देना पड़ जाएगा RNOR को। ठीक है, तो ये है डीम टू एक्रू के 4 केसेस जो आपको रटने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर हिज सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो ये रॉ के केस में होता है और एम्बेसी के केस में होता है। ठीक है, RNOR टू पे टैक्सेस ऑन गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रेजिडेंट ग्रेटर 50,000, एक्चुअली 50,000 रुपए तक का तो गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, 50,000 रुपए का तो गिफ्ट कोई भी किसी से भी पा जाए टैक्स फ्री होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सरकार भी समझती है कि इतना रुपया तो सबको मिल ही जाता है, बर्थडे पे नानी ने दे दिया, मौसी ने दे दिया, काका ने दे दिया, फलना ढमका, ये सब तो मिलता रहता है। तो हर समय हमारे तो देश में देखिए आशीर्वाद का मतलब ही लिफाफा होता है, मालूम है कि नहीं आपको? हर बात में बच्चों को लिफाफा पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, ये लो बेटा। ठीक है, कोई घर रहने आया था, बुआ घर रहने आई थी, जाते जाते क्या करेंगे, एक लिफाफा बच्चे को दे जाएंगे। ठीक है, तो लिफाफा तो हर बात में ही मिलता है, मैरिज है, और ऐसा नहीं कि छोटे पे ही मिलेगा। ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी पे भी लिफाफा, बड़े लोग लिफाफा देंगे। ठीक है, तो 50,000 रुपए तक का गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट होता है, सभी के लिए एग्जेम्प्ट होता है। बस यहाँ पे ये बात याद रखनी, इसीलिए ग्रेटर 50,000 लिखा हुआ है, तो हम ग्रेटर 50,000 पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। RNOR को अगर गिफ्ट मिलता है रेजिडेंट से तो वो एक्रू इन इंडिया माना जाएगा। Now what is foreign income? If it is not an Indian income, it is foreign income. तो इंडियन इनकम कब नहीं है, ना तो एक्रू हुई हो इंडिया में, ना रिसीव हुई हो इंडिया में, ना तो डीम टू रिसीव हुई हो इंडिया में, ना तो डीम टू एक्रू हुई हो इंडिया में। इंडियन इनकम कब है, वो रिसीव हो गई इंडिया में, या तो डीम टू रिसीव हो गई इंडिया में, एक्रू हो गई इंडिया में, या डीम टू एक्रू हो गई इंडिया में। तो इन चारों में से कुछ भी नहीं हुआ इंडिया में तो वो फॉरेन इनकम है, राइट। If the income is neither received nor deemed to be received nor accrue or deemed to accrue in India is said to be foreign income. ठीक है, अब बात आती है कौन किस पे टैक्स देगा। आखिरी मुद्दा इस चैप्टर का। 3 तरीके के पर्सन हो गए, ROR, दूसरा पर्सन हो गया RNOR, और तीसरा हो गया NR। यही है 3 पर्सन, और इनकम 2 प्रकार की हो गई, एक हो गई इंडियन इनकम और दूसरी हो गई फॉरेन इनकम। अब मैच द लाइन करेंगे कौन किस पे टैक्स देगा। ठीक है बच्चों, ROR किस पे टैक्स देगा? ROR सरकार हमारी कहती है मेरे अपने, मेरे प्यारे, मेरे अपने, तुमको तो सब पे टैक्स देना होगा, तुम मेरे हो भाई। इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम सब पे टैक्स देगा, ये इस पे भी देगा और ये इस पे भी देगा। NR ये किस पे टैक्स देगा? NR ये इंडिया का नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कोई बात नहीं, इंडिया के नहीं हो तो क्या हुआ, इनकम तो इंडिया की है ना, इंडियन इनकम पे दो टैक्स। अब तुम नॉन रेजिडेंट हो, विदेश से पैसा कमाते हो तो नहीं मांग रहे हैं भाई, तुम मेरे हो भी नहीं, मेरे देश से कमाते भी नहीं हो, तो किस बात का टैक्स ले लेंगे? एक बात बताइए, कोई अमेरिका का है, अमेरिका से पैसे कमा रहा है, भारत सरकार टैक्स ले लेगी क्या? तो इतनी चतुर क्यों है भारत सरकार की तुम टैक्स ले लेगी? ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, कि भाई वो इंडिया का भी नहीं है, इंडिया से कमाता भी नहीं है, तब भी हम यही टैक्स ले लेंगे। अरे भाई वो यूएस में देगा टैक्स, उधर देगा। तो एक नॉन रेजिडेंट है, ये कौन सी इनकम पे टैक्स देगा इंडिया में? इंडियन इनकम पे। अब प्रश्न उठता है कि RNOR किस पे देगा? इंडियन इनकम पे देगा कि नहीं? पहले तो बस ये बताओ मुझे, आपको क्या लगता है इंडियन इनकम पे देगा कि नहीं? इंडियन इनकम पे देगा कि नहीं देगा?
इंडियन इनकम पे तो सबको ही टैक्स देता है। नॉन रेजिडेंट जो नहीं है मेरा, देखिए ROR का मतलब है तुम रेजिडेंट हो, नॉर्मली रेजिडेंट रहते हो, ठीक है। RNOR का मतलब है रेजिडेंट हो बट नॉर्मली नहीं रहते हो रेजिडेंट, मतलब ऐसे कह सकते हो रेजिडेंट मेरा अपना। ROR मतलब मेरा अपना, RNOR का मतलब थोड़ा थोड़ा अपना, और NR का मतलब पराया। ये अपना है, रुको लिख के बताते हैं, ये अपना है, ये अपना है, ये थोड़ा अपना है, और ये तो पराया है। अब सोचो, हम अपनों से टैक्स ले लेते हैं इंडियन इनकम पे, अपनों से टैक्स ले लेते हैं, परायों से भी ले लेते हैं, तो थोड़े अपने से लेंगे कि नहीं? अरे इंडियन इनकम पे तो दुनिया जहान में कोई भी हो टैक्स देगा, जो मेरा नहीं था मुझसे वसूल लिए टैक्स, तो मेरे थोड़े अपने हो तो तुमसे नहीं ले लेंगे क्या? तुमसे तो लेंगे ही, इंडियन इनकम पे तो तुमसे भी लेंगे, ठीक है। अब आखिरी बात वो ये है कि RNOR फॉरेन पे देगा कि नहीं। तो ये कभी एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें देगा, नॉर्मली नहीं देगा। तो हम डॉटेड लाइन यहां पे बना देते हैं कि दे भी, देगा भी और नहीं भी, ठीक है, देगा भी और नहीं भी। ये देखिए कितनी सुंदर लाइन है, कह रहा है हाँ नहीं दोनों बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इनकम 5 तरीके की होती है, कब देगा हम बता दें आपको। इनकम कोई भी होगी तो वो 5 तरीके की होगी। कौन कौन सी होगी? वो सैलरी होगी, या तो हाउस प्रॉपर्टी होगी, या तो PGBP होगी, या तो कैपिटल गेन होगी, और या तो अदर सोर्सेज होगी। यही हो सकती है, ठीक है। सैलरी पे नहीं देना है, हाउस प्रॉपर्टी पे भी नहीं देना है, कैपिटल गेन पे भी नहीं देना है, IUS पे भी नहीं देना है। ओ सर इसका मतलब PGBP पे देना है? नहीं, रुक जाओ अभी। PGBP में भी अब 2 बातें आएंगी। बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, पे देना है। बिजनेस नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया पे नहीं देना है। अभी आपको ये कंट्रोल नॉट कंट्रोल नहीं समझ में आएगा, कुछ मत समझो, जरूरत भी नहीं है, मेरा टेंशन है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। अभी बस इतना समझो, रट लो इसको। ROR सभी पे टैक्स देगा इंडिया में, NR सिर्फ इंडियन इनकम पे देगा, और RNOR इंडियन इनकम पे तो देगा ही, फॉरेन इनकम में सिर्फ PGBP हेड की इनकम पे देगा, लेकिन वो भी तब जब बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अच्छा। फॉरेन इनकम होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये इनकम कौन सी हम बात कर रहे हैं? ये पांचों इनकम जो हम बात कर रहे हैं, ये कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं? ये हम फॉरेन इनकम की तो बात कर रहे हैं। और फॉरेन इनकम का मतलब एक्रू और रिसीव दोनों इंडिया के बाहर हो रहा होगा, तभी फॉरेन इनकम है। चलिए आइए समझाते हैं आपको एग्जांपल लेके। अब मेरा सिंगापुर में एक शोरूम है, ठीक है, बिना कुछ बोले, अब हम इससे ज्यादा नहीं बता रहे, मेरा सिंगापुर में कोई चीज का शोरूम है, ठीक है। एक बात बताइए, एक्रू कहाँ होता होगा इनकम? अरे शोरूम में ही कस्टमर आते होंगे, लेके जाते होंगे, वहीं पे ना सारी डील हो जाती होगी। जूते का शोरूम होगा तो वहीं पे सिंगापुर में ही जूते आते होंगे, देखते होंगे, खरीद लेते होंगे, यही ना होता होगा बाई डिफॉल्ट। क्या समझ में आ रहा है? वही एक्रू होगा भाई, ठीक है। तो सिंगापुर में अगर शोरूम है तो एक्रू सिंगापुर में ही हो रहा है भाई। अब पैसा कहाँ रिसीव हो रहा होगा? अरे भाई वहां पे एक रिटेल शॉप हम चला रहे सिंगापुर में, तो पैसा भी वहीं पे रिसीव हो जा रहा होगा, वहीं पे कस्टमर पैसा दे देते होंगे, वहीं एक्रू होता होगा, वहीं रिसीव होता होगा, रिसीव भी सिंगापुर में। ये हो गई फॉरेन इनकम, ठीक है। क्या ये PGBP की इनकम है? हाँ, शोरूम चला रहे वहां पे, तो यानी ये PGBP की फॉरेन इनकम है, ठीक है। क्या अगर आप अगर आप रेजिडेंट हैं तो क्या इस पे टैक्स देंगे? आंसर इज यस, इस पे टैक्स देना होगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो क्या आप फॉरेन इनकम पे टैक्स देंगे इंडिया में? नहीं।
लेकिन अगर आप ROR है तो देंगे, NR है तो नहीं देंगे, RNOR है तो, अगर हम RNOR हैं तो हम ये देखेंगे कि ये जो सिंगापुर वाला शोरूम था ये कंट्रोल कहां से हो रहा है, कंट्रोल कहां से हो रहा है। जैसे कंट्रोल का मतलब क्या है, अब सिंगापुर में ही कोई बंदा उसको देखता है, शोरूम वगैरह सारे माल खरीदना ये सब सारे डिसीजन वगैरह वहीं से लेता है, तो ये सिंगापुर से कंट्रोल होता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है सिंगापुर में शोरूम है, हम इंडिया में हैं यहाँ, और यहीं से रोज हम पूरा स्टेटस चेक करते रहते हैं, मेरे मोबाइल ऐप पे पूरा स्टॉक वगैरह सब आते रहता है, ठीक है, यहीं से फ़ोन करते हैं, एक काम करो वो वाला डिस्प्ले में आगे लगाओ तो मटेरियल, ठीक है, अच्छा वो वाला आइटम इस समय इस पर स्कीम आई हुई है ना, तो एक काम करो ये वाला आइटम ज़्यादा खरीद लेना इस बार, पिछली बार कितना खरीदे थे 10 कार्टन ना पिछली वीक, इस बार 25 कार्टन खरीद लो। यहीं से बैठ के सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यानी धंधा कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। ये होता है कंट्रोल, पूरा धंधा वहीं पे है, वहीं पे कस्टमर आते हैं, क्रू एराइज रिसीव सब वहीं होता है, लेकिन धंधा चला कौन रहा है, कहां से चला रहा है। क्या पॉसिबल है कि हम इंडिया से बैठ के चला रहे हैं वो धंधा, वो शोरूम जो सिंगापुर में है, पॉसिबल है। तो अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा होगा, अगर ये इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ये टैक्स देगा। और अगर यही हम कह लें, ठीक है, RNOR फिर से लेते हैं RNOR, ठीक है, और यहाँ पे हम एक दूसरी सिचुएशन ले लें कि ये सिंगापुर से ही कंट्रोल भी हो रहा है, सिंगापुर कंट्रोल हो रहा है, तो ये टैक्स नहीं देगा इंडिया में। और इसके अलावा कोई इनकम होती फॉरेन इनकम तो RNOR तो देता ही नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। कोई और एनी अदर इनकम के केस में क्या होता, एनी अदर इनकम PGBP, एनी अदर इनकम एक्सेप्ट PGBP अगर होता तो एक्सेप्ट PGBP, ROR देता, NR नहीं देता, RNOR नहीं देता। बस हमको बिजनेस के केस में देखना होगा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है कि नहीं है। अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मिल गया तो बस काम बन गया। अच्छा, जिस तरीके से बिजनेस के केस में वर्ड कंट्रोल यूज होता है, आपको ध्यान देना होगा, प्रोफेशन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड सेटअप। प्रोफेशन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग प्रोफेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं सेटअप, राइट। आइए समझाते हैं कि एग्जांपल लेके इसको भी। एक फॉरेनर है, वो इंडिया आया, ठीक है, और एक होटल में स्टे किया, एक 7 स्टार होटल में इंडिया में स्टे करता है वो। और जो होटल का रिसेप्शन लॉबी था वहाँ पे वो बैठा हुआ था और एक बहुत सुंदर सा वो शोपीस देखता है, ठीक है, और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। और जो वो फॉरेनर आया हुआ है ना, उसका खुद भी होटल है दुबई में। तो वो होटल के रिसेप्शन पे पूछता है कि ये एक शोपीस कहाँ से लिया गया है, किसने तैयार किया है। ये शोपीस नहीं था, बेसिकली एक वॉल पे पूरा ऐसे समझ लीजिए फाउंटेन बनाया हुआ था एक वॉल पे, ठीक है। तो पूछता है कि ये किसने क्रिएट किया है, किसने बनाया है। तो होटल वाला बताता है कि राज अग्रवाल जी हैं, उन्होंने ही बनाया है। कहता है मुझे उनका कार्ड दीजिए, नंबर दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो फॉरेनर का मेरे पास फिर फोन आता है, कहते हैं कि राज अग्रवाल जी आपने, मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने जो एक वॉल रेडी की थी एक होटल के लिए, फलाने होटल के लिए, एग्जैक्टली वैसी वॉल मैं चाहता हूँ दुबई में मेरे होटल में भी आप बना दें। मैंने कहा ठीक है बना देता हूँ। मैं चला गया दुबई पे ही जाके उनकी दीवार के हिसाब से उनका डिज़ाइन बनाया, ठीक है, परफॉर्म किया वहीं पे। इनकम एक्रू कहाँ हुई? दुबई में। वहीं पे मेरा एक खाता था दुबई में ही बैंक अकाउंट में, वहीं पे वो पैसा भी डाल दिया उसी में। पैसा रिसीव कहाँ हुआ? दुबई में, ठीक है। कौन सी इनकम है ये? ध्यान दीजिएगा, परफॉर्म वहीं पे जाके किए हैं, ठीक है, और पैसा भी वहीं पे रिसीव किए हैं, एक्रू भी दुबई में हुआ, पैसा रिसीव भी वहीं पे हुआ, वो फॉरेन इनकम है, ठीक है। बट दैट फॉरेन इनकम इज बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन, ठीक है, विच इज सेटअप इन इंडिया। क्या मेरे इंटीरियर डेकोरेटर की जो दुकान है, जो धंधा हम चला रहे हैं इंटीरियर डेकोरेशन का, क्या वो सेटअप दुबई में था? नहीं, वो सेटअप इंडिया में है।
तो अगर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है तो वो फॉरेन इनकम पे आरओआर तो देगा ही टैक्स फॉरेन इनकम पे, लेकिन एनओआर भी देगा, ठीक है, नॉन रेजिडेंट नहीं देगा, एनओआर भी देगा। तो एनओआर देखिए फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देता। पहले तो समझ लीजिए कि फॉरेन इनकम पे सिर्फ आरओआर टैक्स देगा। एक ही फॉरेन इनकम ऐसी हो सकती है जिसपे एनओआर देगा, एक ही फॉरेन इनकम हो सकती है जिसपे एनओआर देगा। वो फॉरेन इनकम कौन सी है? पीजीबीपी की। लेकिन पीजीबीपी की भी तब जब बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो और अगर प्रोफेशन की इनकम है। देखिए पीजीबीपी में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम ही तो आती है। पीजीबीपी का नाम ही क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर बिजनेस की इनकम है तो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होना चाहिए, और प्रोफेशन की इनकम है तो प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होना चाहिए, तभी उस इनकम पे एनओआर टैक्स देगा इंडिया में। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब ये चार्ट आप समझ जाएंगे। बहुत सुंदर सा चार्ट है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉर डिफरेंट टैक्स पेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है ROR, ये है NOR और ये है NR। ठीक है, इंडियन इनकम है तो बिना देखे सबके लिए टैक्सेबल होगा। ये देखो इंडियन इनकम पे तो सारे टैक्स देंगे। ठीक है, फॉरेन इनकम पे ROR बस देता है टैक्स, ये नहीं देगा, NR तो नहीं देगा, नॉट टैक्सेबल। लेकिन ये RNOR देगा पीजीबीपी पे, बिजनेस सेटअप इन इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया पे टैक्सेबल इंडिया इफ बिजनेस इज कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है, होली पार्टली कुछ भी चलेगा, ठीक है, और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पीजीबीपी की इनकम आती है। अब एक चीज और इंसिडेंस ऑफ टैक्स में आपको बताया गया है कि रॉयल्टी, इंटरेस्ट और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर रिसीव होती है इंडियन कंपनी से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तीन चीजें रट लीजिए, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये तीन चीज अगर इंडियन कंपनी से रिसीव हो जाए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव हो जाए, पूरी दुनिया जहान में किसी को भी, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होता है। तीन चीजें वो कौन सी है जिसपे टैक्स इंडिया में ही देना होगा, चाहे वो किसी को भी रिसीव हो जाए? नंबर 1 रॉयल्टी, नंबर 2 इंटरेस्ट, नंबर 3 फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। रॉयल्टी आप समझते हैं, जब हम किताब लिखते हैं ना तो पब्लिशर उस किताब को बेचता है और हर किताब जितनी बिकती है उसकी, उस पर हमें एक थोड़ा सा अमाउंट देता है। जैसे मेरी जो इनकम टैक्स की किताब है वो भारत पब्लिकेशन छापता है फिलहाल, ठीक है, तो जितनी किताब पूरे हिंदुस्तान में बिकती है, वो पब्लिशर है भाई, तो पब्लिशर तो हर जगह से बेचता है, पूरे हिंदुस्तान में जितनी दुकानें हैं लगभग सब जगह वो उसकी डिस्पैचिंग होती है और हर दुकानों से बिक रही है। तो पूरे देश भर में जितनी भी किताब बिकती है, पर किताब मुझे कुछ रुपया मिलता है। मुझे कुछ नहीं करना, मैंने तो एक बार किताब लिख दी और पब्लिशर को उठा के दे दिया। अब पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी किताब बिक रही है ना, हर किताब पे हमको पैसा आ रहा है, क्योंकि वो किताब मेरी लिखी गई है। इसी को कहते हैं रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी मुझे इंडियन कंपनी से मिले या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले, तो टैक्स हमेशा इंडिया में ही देना होगा, चाहे मैं कोई भी हूँ, रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, RNOR हूँ, कोई भी। उसी तरीके से इंटरेस्ट, ब्याज अगर मुझे मिलता है इंडियन कंपनी से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तीसरा फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है? देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल सर्विस थोड़ी सी कम प्रोफेशनल है अब मैं कैसे आपको समझाऊं, व्हाट इज टेक्निकल सर्विसेज? जैसे मान लीजिए मेरा इंटरनेट खराब हो जाता है, ठीक है, वाईफाई ठीक से पकड़ता नहीं है, तो मैं बेसिकली एक IT के बंदे को बुलाता हूं जो ठीक से मेरा वाईफाई डिवाइसेस वगैरह को सेट करता है और मेरे इंटरनेट अच्छे से चलने लग जाता है। तो पता है मैंने उससे कौन सी सर्विस ली है? टेक्निकल सर्विस। मुझे कैमरा ठीक से सेट नहीं था मेरा, ठीक है, ऑडियो वगैरह मेरी परफेक्ट नहीं है, तो मैं एक एक्सपर्ट को बुलाता हूं जो मेरा ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया से सेट कर देता है। पता है मैंने कौन सी सर्विस ली है? टेक्निकल सर्विस। और क्या बताऊं आपको, स्टूडियो सेटअप करना है, मुझे नया स्टूडियो बनाना है अपना रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसके सेटअप के लिए मैं डिजाइनिंग वगैरह ये सब कुछ लेता हूं, ठीक है, एक आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से, तो ये तो हो जाएगी प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। लेकिन मैं एक कैमरामैन से सर्विस लेता हूं कि भाई कैमरा कैसे सेट करना है इसमें, ठीक है, स्पीकर्स कैसे लगाने हैं, तो ये सब टेक्निकल सर्विस में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो टेक्निकल सर्विस के लिए भी अगर मुझे पैसा मिलता है फ्रॉम इंडियन कंपनी और फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन इट इज always Indian income, then it is always taxable in India, ठीक है, not to say Indian income or whatever, ठीक है, it's always taxable in India।
अब ये एक इलस्ट्रेशन है जिसमें इनकम की बात कही गई है यहाँ पे, और यहाँ पे बताया गया है कि वो ROR है तो टैक्सेबल होगा कि नहीं, NOR है तो टैक्सेबल होगा कि नहीं, NR है तो टैक्सेबल होगा कि नहीं। ठीक है, इनकम क्या है? रेंटल इनकम ऑफ 36,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। बस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, रिसीव्ड इन इंडिया यानी इंडियन इनकम, सारे टैक्स देंगे। यस यस यस, हमने क्या पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट, रिसीव्ड इन इंडिया, बस काम खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना। रिसीव्ड इंडिया मतलब इंडियन इनकम, सारे टैक्स देंगे। इंटरेस्ट इनकम ऑफ 46,000 एक्रूज इन इंडिया। बस बस, बहुत हो गया नाटक। एक्रूज इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम, सारे टैक्स देंगे इंडिया। ये देखिए ऐसे करना होता है ये क्वेश्चन। इंडियन इनकम है कि नहीं फटाक से पता लगाइए, तो कौन टैक्स देगा नहीं देगा पता चल जाएगा। इनकम ऑफ 56,000 इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम रिसीव हो जाए इंडिया में, डीम टू रिसीव हो जाए, एक्रू हो जाए, डीम टू एक्रू हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंडियन इनकम, सारे टैक्स देंगे। इनकम ऑफ 66,000 इज डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, सारे टैक्स देंगे भाई, सब दो टैक्स। देख रहे हो कैसे हम पूरा पढ़ भी नहीं रहे हैं। अब पीजीबीपी का, अरे पीजीबीपी में बड़ी नौटंकी है। पीजीबीपी में RNOR भी देता है फॉरेन इनकम पे टैक्स, अगर वो बिजनेस सेटअप इंडिया वाला हो, प्रोफेशनल सेटअप इंडिया वाला हो, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला हो। बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम है 76,000 की, ठीक है, इज रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। ओ ये तो फॉरेन इनकम हो गया भाई साहब, फॉरेन इनकम हो गई, फॉरेन इनकम। तो एक काम करते हैं, ROR तो देगा, ये क्लियर है, और RNOR नहीं देगा, ये क्लियर है। अब यहीं पे यहाँ ये जानना है कि ये जो बिजनेस प्रोफेशन है क्या ये इंडिया से है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आगे क्या लिख रहा है? बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, RNOR नहीं देगा, RNOR नहीं देगा, नो। ठीक है, अब यहीं पे अगर लिखा होता कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो देखिए अगला लिख रहा है कि सिचुएशन 5 में जो ऊपर वाली सिचुएशन थी, सपोज बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो भाई ये भी टैक्स देगा। अब बाकी लोग का भाई ये ROR दे रहा है, NR नहीं देगा, ये देगा। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है 7th में, रेंटल इनकम और सैलरी इनकम ऑफ 86,000 इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ओ देखिए एक्रू कहाँ हो रहा है? एट द सेम टाइम इट एक्रूज आउटसाइड इंडिया, एक्रू अराइज भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो यानी फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है? ओनली फॉर ROR। देखिए यहाँ यस है, बाकी में नो है। गिफ्ट ऑफ ₹2 lakh received outside India by an individual on November 6, 2023 from a friend. Gift of ₹2 lakh received outside India by an individual on November 6, 2023 from a friend. ये कौन सी इनकम हुई? रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, हमको क्या देखना है? एक्रू और रिसीव। रिसीव तो आउटसाइड इंडिया है, एक्रू कहाँ हो रही है? एक्रू होता ही नहीं है। क्या गिफ्ट भी कभी एक्रू हो सकता है? जैसे आप कहोगे आज मेरा बर्थडे इसलिए गिफ्ट तो मेरा बनता ही है। अरे नहीं भाई, गिफ्ट अब लोग अपनी स्वेच्छा से देते हैं, ये नहीं कि आज आपका बर्थडे तो आपका गिफ्ट बनता है, अब किसी को देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गिफ्ट बस रिसीव हो जाता है, एक्रू नहीं होता है। जब आप काम करते हो तो आप कह सकते हो मेरी तनख्वाह ड्यू हो गई, भाई अब वो मिलनी चाहिए। लेकिन आज आपका बर्थडे है तो आपका गिफ्ट ड्यू हो गया, ऐसा नहीं होता। मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, राइट। तो यहां पे गिफ्ट की बात कर रहा है तो सिर्फ रिसीव के बेसिस पे ही पूरा डिसीजन हो जाएगा। रिसीव आउटसाइड इंडिया, इसलिए ये फॉरेन इनकम। ठीक है, आउटसाइड इंडिया मिल रहा है फ्रॉम अ फ्रेंड, तो हमको क्या लग रहा है? अब कौन सा फ्रेंड है ये तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये तो फ्रेंड तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इंडिया के बाहर मिला है तो इंडिया के बाहर का ही फ्रेंड होगा। तो प्राइमा फेसी जो दिख रहा है वो नॉन रेजिडेंट ही है ये। कि ये बात समझ में आई सबको कि गिफ्ट मिला इंडिया के बाहर बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम अ फ्रेंड। एक इंडिविजुअल ने इंडिया के बाहर मुझे गिफ्ट दिया 2 लाख रुपए का, तो कौन दिया होगा? अरे ऐसे ही ना होगा, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इंडिया के बाहर गया, ठीक है, मेरा कोई दोस्त था विदेश में, वो मुझे 2 लाख रुपया गिफ्ट दे दिया, तो वो नॉन रेजिडेंट ही होगा। अरे मैं विदेश के बाहर गया, मुझे वहां गिफ्ट मिला है, तो वहां का ही कोई बंदा दिया है मुझे। ऐसा ही जनरली होता है ना कि हम बाहर गए, मेरा दोस्त था वहां पे तो वो मुझे दे दिया।
कि ऐसा होगा, दो लोग इंडिया से बाहर गए, फिर जब बाहर गए तो वहां पे गए, एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट कर दिया। दिस नॉट लॉजिकल। तो ये फॉरेन इनकम है, किसके लिए टैक्सेबल होगा? ओनली फॉर रेजिडेंट। गिफ्ट ऑफ ₹1 लाख रिसीव्ड इन दिल्ली, रिसीव्ड इंडिया में हुआ है इसलिए इंडियन इनकम में सारे के सारे टैक्स देंगे। इनकम ऑफ 96,000 अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन 1920, अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन 1920। 1920 में ये इंडिया अर्न और रिसीव दोनों इंडिया के बाहर हुआ था, बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया इन 23-24। अब उस इनकम को इंडिया में ला दिया गया। एक बात समझिए, मैं इतने सारे एग्जाम्पल ले रहा था, दुबई, सलमान खान दुबई गया, वहां पे उसको पैसा मिल गया। अरे दुनिया जहान में हम कहीं भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस पैसे को लाएंगे कहाँ? जहां हम रहते हैं। अगर हम हिंदुस्तान रहते हैं तो क्या हम सारा पैसा जो कहीं भी रिसीव हो रहा है उसको लाएंगे इंडिया फाइनली कि नहीं? ऑब्वियसली लाएंगे। तो आप पैसा रिसीव हो जाने के बाद उसको कहां ले जाते हो इससे मतलब नहीं है। रिसीव कहां हुआ था इससे मतलब है, एक्रू कहां हुआ था उससे मतलब है, रिसीव होने के बाद अब कहां कहां लेके घूमे हो पूरी दुनिया में उससे मतलब नहीं है पैसे का। तो ये रिसीव और एक्रू दोनों हुआ था आउटसाइड इंडिया, तो ये एक फॉरेन इनकम है। लेकिन ये फॉरेन इनकम भी 19-20 की है। तो जिसको भी टैक्स देना था कौन दिया होगा? आरओआर दिया होगा 19-20 में टैक्स। इस पे फॉरेन इनकम थी ना, तो आरओआर टैक्स दिया होगा 19-20 में। अब जब इंडिया में उस इनकम को लाया जा रहा है तो किसी को टैक्स देना है? नहीं भाई साहब, वो इनकम थोड़ी ना इस साल की, इनकम तो 19-20 की थी ना, तो जो भी टैक्स देना था वो 19-20 में दिला गया। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि सलमान खान दुबई में कोई इनकम अर्न किया 5 साल पहले तो उस पर टैक्स दे दिया था 5 साल पहले, अब उसको इंडिया में लेके आएगा तो फिर टैक्स देगा, फिर वापस दुबई ले जाएगा तो फिर टैक्स देगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, एक खाते से बैंक पैसा निकाले दूसरे खाते में डाल दिया तो फिर टैक्स लग जाएगा, ये नहीं होता। तब तो अगर ऐसा होने लग जाए तो एक जेब से पैसा निकालेंगे दूसरे जेब में डालेंगे तो दूसरा जेब बोलेगा ये तो मेरी इनकम है भाई, ये तो मेरी इनकम है। अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना इनकम होता है। ठीक है, एटीएम से पैसा निकाल के जेब में डाले तो कहीं इनकम हो गई? अरे इनकम नहीं हो गई, ऐसे इनकम नहीं होती है। राइट। तो जिस साल ये एक्रू हुआ था, राइज हुआ था, ये उस साल की इनकम थी, करंट ईयर की इनकम नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं देगा इस पे, नो फॉर ऑल। ठीक है, तो मजा आया आपको? तो हम लोग को इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम पता चल गई, कौन इस पे टैक्स देता है ये भी पता चल गया। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करेंगे और उसकी बेसिस पे हम बताएंगे कौन कौन सी इनकम पे ये टैक्स देगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का एकदम आखिरी क्वेश्चन पे आ जाइए, वो इंडिविजुअल का क्वेश्चन है और दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के बनाया गया है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी और टाइप ऑफ इनकम भी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स अ जर्मन नेशनल केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1/7/2017। एक्स एक जर्मन नेशनल है, मतलब सिटीजन ऑफ जर्मनी है, वो इंडिया पहली बार आया 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, इस समय की बात नहीं कर रहा है, प्रीवियस ईयर 23-24 की, 2017 में आया था। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/7/17 टू 31 मार्च 24 ही स्टेड इन इंडिया एज फॉलोज। 1/7/17 से 31 मार्च 2024 तक, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, 2017 से लेकर 2024 तक वो इंडिया में कब कब रहा है, क्योंकि आता जाता रहा होगा। तो स्टेट इन इंडिया एज फॉलोज, 1/7/17 से 31/10/17 तक रहा, फिर 1/5/18 से 31/10/18 तक रहा, फिर 1/11/19 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक रहा, फिर 1 जुलाई 2022 से लेके 31 अगस्त 2023 तक रहा। तो बेटा हमें ना ये ऐसे डेट से नहीं समझ में आ रहा है, तो इस डेट का कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ, कितने दिन रहा, ये निकाल लेते हैं। तो चलिए आप भी आंसर लिखना शुरू करिए। हम लोग पहले ना स्टे निकाल लेते हैं कितना है। 1/7/17 से 31/10/17, ये कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया? बताइए ये प्रीवियस ईयर कौन सा है?
ये प्रीवियस ईयर हो गया 17-18। सत्रह अठारह में कितने दिन रहा? जुलाई में 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, 123 दिन। फिर 1/5/18 से लेके 31/10/18 तक, ये प्रीवियस ईयर 18-19 हो गया। प्रीवियस ईयर 18-19 में कितने दिन रहा? मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31। 1 2 3 4 4 30 18 184 दिन, 184 हुआ। फिर 1/11/19 से लेके 31/12/19, ये हो गया प्रीवियस ईयर 19-20। नवंबर का 30, दिसंबर का 31, 61 दिन। फिर उसके बाद ये रह रहा है ना जुलाई 22 से 31 अगस्त 2023, तो इसमें 2 फाइनेंशियल ईयर आ गया। एक साथ 22 से लेके पहले तो 31 मार्च 23 तक देख लीजिए, ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। फिर 1 अप्रैल 23 से लेके 31 अगस्त इस डेट तक, 31/8/23 तक, ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर हुआ। क्लियर है ना बात? ये हो गया प्रीवियस ईयर 22-23 और ये हो गया प्रीवियस ईयर 23-24। प्रीवियस ईयर 22-23 में देख लीजिए कितना दिन हो रहा है, जुलाई से मार्च तक। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31। 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब 2 70, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 2 - 4, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने से 2 गया 4, 274 दिन हो रहा है। एक बार देख लें, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 3 4 5 6, 6 2 गया 4, ठीक है। फिर फरवरी, अप्रैल 30, अप्रैल, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, 153। ठीक है। अब क्वेश्चन 14 में अब हमारे पास सब ईयर का स्टे आ गया। 23-24 में रहा, 22-23 में रहा, फिर उसके पहले देखिए नहीं रहा है। यहाँ देखिए अब हम आपको दिखाते जाए, देखिए 23-24 में रहा, 22-23 में रहा, फिर 21-22 में नहीं था, 20-21 में भी नहीं था, फिर उसके बाद सीधे 19-20 में था, फिर 18-19, 17-18, बीच में 2-3 साल का गैप है, 21-22 का गैप है, और 21-22 और 20-21, 2 साल का गैप है बीच में, यहाँ पे इन दोनों ईयर के बीच में गैप है। तो हम लिखेंगे आंसर 14, बेसिक कंडीशन। ए, स्टेट इन इंडिया ग्रेटर इजकल टू 182 डेज इन पीवाई। क्या है 182 डेज रहा है पीवाई 23-24 में? नहीं, 153 दिन रहा है बस, वो 153 दिन। स्टेट फॉर 153 डेज, ठीक है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं। बी, स्टेट इन इंडिया ग्रेटर इजकल टू
60 days in PY and greater is equal to 365 days in 4PY. तो stayed in PY for 153 days. PY में तो 153 दिन था. पुरानी 4 PY का क्या क्या होगा? प्रीसीडिंग 4 PY का क्या होगा? PY 22-23, 21-22, 20-21, 19-20. यही हो गया पुराने 4 PY. 22-23 सबका स्टे बताओ. 22-23 का 274. 21-22 में देखिए कोई स्टे ही नहीं था. 21-22 में 19-20 में सीधे स्टे था 61 दिन का. 19-20 में 61 डेज. यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं. देखिए कितना हुआ? 274 और 61, 335 दिन. तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ. ठीक है, तो वो देयरफॉर नॉन रेजिडेंट हो गया. 365 दिन नहीं हुआ ना, 335 दिन हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया. अच्छा जस्ट 1 मिनट. यहाँ पे अगर आपकी बुक में 20 लिखा हुआ है तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा. वैसे आई बिलीव आपको रेक्टिफाइड बुक ही मिली होगी. दिस इज 2019 ओनली. ठीक है. तो नॉन रेजिडेंट हो गया. अब क्वेश्चन आगे पढ़िए. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड इतना द एक्स इनकम कंसिस्टेड ऑफ बिजनेस इन इंडिया. बिजनेस इन इंडिया इंडियन इनकम हो गई तो नॉन रेजिडेंट भी टैक्स देगा. इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनीज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया. मालूम है ना, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इस पे इंडिया में ही टैक्स लगता है. डिविडेंड फ्रॉम नॉन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी बट रेमिटेड टू इंडिया. नॉन इंडियन कंपनी का डिविडेंड है तो एक्रू आउटसाइड इंडिया कर रहा है. जर्मनी में रिसीव भी हुआ था बता रहा है, तो फॉरेन इनकम हो गई बट रेमिटेड टू इंडिया. हम इंडिया लेके आए तो ऑब्वियसली यार, हम अगर हम इंडिया में रहते हैं ना तो जो भी कहीं भी पूरी दुनिया में कमाएंगे लेके तो यही आएंगे. मतलब ये नहीं होता कि मिलने के बाद आप कहाँ लेके गए, पहली बार कहाँ मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो इट वॉज रिसीव्ड इन जर्मनी ओनली. ठीक है, तो ये फॉरेन इनकम है, इस पे टैक्स नहीं देगा नॉन रेजिडेंट. बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. बिजनेस इन जर्मनी है तो एक्रू एराइज सब कुछ जर्मनी में होता होगा, सिर्फ कंट्रोल हम इंडिया से करते थे, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता. यह नॉन रेजिडेंट है. अगर RNOR होता ना तो इस पे टैक्स देता, क्योंकि RNOR बिजनेस की इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया पे टैक्स देता है. तो ये नॉन रेजिडेंट है, ये टैक्स नहीं देगा. बिजनेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन जर्मनी. हाउस प्रॉपर्टी अगर जर्मनी में तो एक्रू कहाँ हो रहा है किराया? जर्मनी में. रिसीव कहाँ हो रहा होगा? जर्मनी में ही. ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोल रहा है हाउस प्रॉपर्टी जर्मनी तो ऑब्वियसली एक्रू रिसीव सब वहीं हो रहा होगा जर्मनी में. जैसे हम बोलेंगे शोरूम जर्मनी में है तो सब कुछ वहीं हो रहा होगा बाय डिफॉल्ट. ये भी फॉरेन इनकम है, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा. तो टोटल इनकम जो होगी, ग्रॉस टोटल इनकम एक्स की कितनी होगी? बस ये 40 और 2 42,000 रुपये. बिजनेस की इनकम PGBP की इनकम है और ये IUS की इनकम है. कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. PGBP बिजनेस इन इंडिया 40,000. IUS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये कितना है? 2,000 रुपया. तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 42,000 रुपया आपका. ठीक है, तो इस तरीके से आपने ग्रॉस टोटल इनकम भी कंप्यूट कर ली. तो यही था कॉन्सेप्ट हमारा इनकम का. और इनकम जब पता चल गई तो किस तरीके से रेजिडेंशियल स्टेटस की और इनकम की हम मैचिंग करके कौन सी इनकम पे टैक्स इंडिया में लगेगा ये पता करते हैं. तो दैट इज ऑल्सो डन.
सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे।